हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये टॉपिक इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस टॉपिक पे आज मेरा थर्ड लेक्चर वीडियो है। 2 लेक्चर वीडियो इस टॉपिक पे मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। एंड आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो बिजनेस स्टडीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आज मेरा 49th लेक्चर वीडियो है। 48 लेक्चर वीडियो मैं बिजनेस स्टडीज पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कॉमर्स के बिजनेस के डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटेल में पढ़े हैं, राइट। तो अगर वो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, वो आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में, ये जो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। तो इस पे जो पिछले 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। देखिए, बिजनेस को रन करने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इवन फंड को कहा जाता है, फाइनेंस को कहा जाता है, इट इज द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लड की तरह काम करता है। बिना फाइनेंस के, बिना फंड के तो कोई ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं कर सकता ना। तो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसी फाइनेंस को कहा जाता है बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। जो फाइनेंस की जरूरत पड़ती है टू रन अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए जिस फाइनेंस की जरूरत पड़ती है उसको कहते हैं बिजनेस फाइनेंस, ठीक। अब वो मैंने डिटेल में आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है वो पढ़ा था। सोर्सेज ऑफ फंड, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन हमने देखा था, कौन कौन से सोर्सेज है फंड के, उसका क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी कि कितने सोर्सेज हैं फंड के। तो 3 बेसिस हैं, इन बेसिस पे सोर्सेज ऑफ फंड को डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारे सोर्सेज मैंने आपको बताए थे, ठीक। और आने वाले लेक्चर में और आज के लेक्चर में ना हम इन्हीं सोर्सेज के बारे में डिटेल में, एक एक सोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनके प्रोज, इनके कॉन्स, इनके एडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, ये हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। जिसमें हम आज के लेक्चर में रिटेन्ड अर्निंग को डिटेल में पढ़ेंगे एंड ट्रेड क्रेडिट को डिटेल में पढ़ेंगे, इनके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। और आने वाले लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग बेसिकली होती क्या है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या ऑप्शन है कि ये जो प्रॉफिट है इसको अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। एक ऑप्शन ये है कंपनी के पास। कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज कर एग्जांपल लेते हैं, कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी के पास एक ऑप्शन ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में इस 100 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। एंड दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन है कि ये जो 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है इसका एक सर्टेन पोर्शन कंपनी अपने पास रख ले इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन करना मतलब अपने पास रख लिया है, किसको, अर्निंग को। जो भी अर्निंग हुई है ऑर्गेनाइजेशन की उसको कंपनी ने अपने पास रख लिया है, फिर उसको फिर से वो अपने बिजनेस में लगा देगी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग। ये नेट अर्निंग, ऑर्गेनाइजेशन को जो भी अर्निंग हो रही है, ठीक है, उसका एक पोर्शन है जो कंपनी अपने बिजनेस में क्या करती है, रिटेन करती है, अपने पास रखती है ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर सके। अगर कंपनी 100 के 100 रुपए अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंपनी कहां से करेगी। तो इसलिए कंपनी एक प्रॉपर प्रपोर्शन बना के रखती है। शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना जरूरी है, तो अपने प्रॉफिट का एक सर्टेन पोर्शन शेयर होल्डर के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है अपने पास रिटेन्ड अर्निंग भी रखती है, ठीक है, अपने रिजर्व में भी रखती है ताकि फ्यूचर में कोई जरूरत पड़े तो उस फंड को यूज किया जा सके। तो इसी को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो देखिए, मैंने लिखा है रिटेन्ड अर्निंग क्या है, ये एक पोर्शन है नेट अर्निंग का। ऑर्गेनाइजेशन की जो नेट अर्निंग है उसका एक पोर्शन है जो ऑर्गेनाइजेशन रिटेन करती है, अपने पास रखती है ताकि उसे वो फ्यूचर में यूज कर सके, ठीक है। एंड कंपनी जो है जनरली इस अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है अमंग इट शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ऐसा हो सकता है कि 40 रुपए शेयर होल्डर के बीच में डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करे कंपनी, ठीक है, शेयर होल्डर को दे डिविडेंड के फॉर्म में। एंड इसका जो 60 रुपए है ये क्या कर ले, रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन्ड अर्निंग का जो पोर्शन है कंपनी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने डिवाइड किया है, तो इसी पोर्शन को कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। और एक बात कहें कि रिटेन्ड अर्निंग बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। कहीं बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बाहर से पैसा लेना पड़ा, नहीं,
ऑर्गेनाइजेशन का खुद का 100 रुपए का प्रॉफिट था, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ने शायद 40 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया और 60 रुपए रिटेन अर्निंग कर लिया। ठीक है, रिटेन कर लिया अपने रिजर्व में। तो ये क्या है, इंटरनल फाइनेंस का बहुत अच्छा सोर्स है, सेल्फ फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। सेल्फ फाइनेंसिंग मतलब हमने अपना जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको खुद से, सेल्फ मतलब खुद से फाइनेंस कर लिया, यानी अपने प्रॉफिट को ही फिर से अपने ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट कर दिया, या इसको कहा जाता है प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में। तो दिस इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग, इसी को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। एंड ये देखिए मैंने आगे लिखा है कि जो प्रॉफिट अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के पास, कि ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करे, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेट प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो बताइए वो क्या री इन्वेस्ट करेगी? वो क्या कुछ इन्वेस्ट कर पाएगी अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिर से? नहीं। तो ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, ठीक है, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट कितना हुआ उस पर डिपेंड करता है, प्लस ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी है कि वो 100% डिविडेंड देती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ये पॉलिसी है कि 100% डिविडेंड देती है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ ऑर्गेनाइजेशन को वो उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है, उसकी एज क्या है, तो इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का ये जो रिटेन्ड अर्निंग है कि कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए फिर आगे मैं आपको बताती हूँ इसके मेरिट्स और लिमिटेशन क्या है। मेरिट्स मतलब ये जो रिटेन्ड अर्निंग सोर्स ऑफ फाइनेंस है इसके फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला जो इसका फायदा है कि इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, हमेशा रहता है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो होगा ना, ठीक है, इस साल नहीं होगा, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा। तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को जो भी प्रॉफिट होता है उसको, उसका एक सर्टेन पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिजर्व में रख लेती है ताकि उसको फ्यूचर में यूज कर सके। ठीक, तो ये एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। दूसरा जो इसका मेरिट है वो ये है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये जो एक तरीका है जिससे ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, कुछ एक्सटर्नल कॉस्ट नहीं लग रही है, क्योंकि इस पैसे पे ऑर्गेनाइजेशन को कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई लोन लिया तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, अगर डिवेंचर इशू किया तो भी उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना, बट ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। ठीक है, कोई डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता। अगर ऑर्गेनाइजेशन शेयर इशू करती है तो उस पर क्या ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ता है? डिविडेंड पे करना पड़ता है ना। पर रिटेन्ड अर्निंग पे कोई डिविडेंड नहीं पे करना पड़ता और कोई भी दूसरी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। तो इसका दूसरा एडवांटेज इसका ये है। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या है कि ये जो फंड है रिटेन्ड अर्निंग, ये इंटरनली जनरेट हो रहा है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के प्रॉफिट को हमने रिजर्व में स्टोर किया है, तो ये जनरेट हो रहा है इंटरनली। तो इसलिए ये जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, सोर्स ऑफ फंड है, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ी सी फ्रीडम होती है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा मेरिट। चौथा मेरिट क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिटेन्ड अर्निंग है तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, ठीक है, कुछ अचानक में ऑर्गेनाइजेशन को कोई बड़ा झटका लगे, कोई लॉस हो जाए, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के रिजर्व में फंड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिजर्व में ये रिटेन्ड अर्निंग, अपने प्रॉफिट का सर्टेन पोर्शन रिजर्व में रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में रखा हुआ था, तो क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड लॉस भी होता है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको क्या कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है, उसको सहन कर पाएगी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेरिट है रिटेन्ड अर्निंग के। ठीक है, चलिए इसकी लिमिटेशन की बात करती हूँ, कुछ कमियां भी हैं, ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसकी कुछ कमियां भी हैं। सबसे पहली कमी क्या है, थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आता है शेयर होल्डर में। मैंने बताया था ना, ऑर्गेनाइजेशन को 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो इसमें 60 रुपए वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, ये शेयर होल्डर है इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, 60 रुपए नहीं, इधर 40 रुपए कर देते हैं, 40 रुपए इधर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, 60 रुपए क्या है, रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख रही थी ताकि आगे फ्यूचर में यूज कर पाए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रिटेन करेगी, ये प्रॉफिट 100 रुपए का है, प्रॉफिट का एक मेजर पोर्शन अपने पास रिटेन करेगी, केवल 40 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर के बीच में, तो क्या शेयर होल्डर खुश रहेंगे? नहीं, शेयर होल्डर तो ये चाहेंगे ना कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, 80 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपने पास केवल 20 रुपए रखे, या पूरे 100 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दे, अपने पास 0 रुपए रखे, ऐसा शेयर होल्डर चाहेंगे ना। तो ये एक लिमिटेशन है कि थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन आता है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर। अगर ऑर्गेनाइजेशन
रिटेन्ड अर्निंग करती है, यानी एक्सेप्ट प्लॉइंग बैक ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अगर जो भी प्रॉफिट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट फिर से री इन्वेस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो शेयर होल्डर के बीच में क्या आता है, डिससेटिस्फैक्शन आता है, क्योंकि इससे उनको क्या होगा, लोअर डिविडेंड, यानी डिविडेंड कम मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है कि अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, एज द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग। ये एक अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है, यानी क्या ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स है कि इस साल कितना प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट है ऑर्गेनाइजेशन का क्या वो फिक्स है, नहीं। फर्स्ट ईयर में कितना होगा, सेकंड ईयर में कितना होगा, थर्ड ईयर में कितना होगा, हर साल प्रॉफिट कितना होगा, क्या ये फिक्स है, नहीं, इट इज फ्लक्चुएटिंग। तो अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है, यानी ये जो सोर्स है कि रिटेन अर्निंग से पैसा कितना आएगा वो भी तो अनसर्टेन है, तो ये इसकी सेकंड लिमिटेशन है। ठीक है, तो समझ में आया रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग बहुत बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रिटेन करना मतलब अपने पास रखना, अर्निंग मतलब जो भी कमाई हुई है, तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कमाई हुई है इसका सर्टेन पोर्शन ऑर्गेनाइजेशन अपने पास क्या होता है, रिजर्व में रखती है, ताकि आगे चल के फ्यूचर में अगर कोई फंड की रिक्वायरमेंट हो तो ऑर्गेनाइजेशन वहां से फंड ले सके, यूज कर सके। ठीक है, तो दिस इज रिटेन्ड अर्निंग। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट भी वैसे पढ़ा होगा क्लास 11th में। आप जब अकाउंट्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, फर्स्ट यूनिट है जिसमें आप अकाउंटिंग के टर्म्स पढ़ते हैं, तो वहां पे मैंने ट्रेड क्रेडिट को डिटेल में पढ़ाया है। ट्रेड क्रेडिट, देखिए ट्रेड मतलब क्या होता है, व्यापार। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधार, क्रेडिट पे। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट बेसिकली क्या होता है, दिस इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। ये एक ट्रेडर है, ट्रेडर मतलब व्यापारी, ये एक ट्रेडर है, ये है बायर। ठीक है, ये है बायर एंड ही सेलर, ये सेलर है। ठीक है, बायर को रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने हैं, ठीक है, एंड सेलर है उसके पास रॉ मटेरियल है, ये इसको बेचेगा। तो बायर जो इसको इससे जो सामान खरीद रहा है, इसका जो पेमेंट करना है वो बायर तुरंत ना करके क्रेडिट पे अगर सामान खरीद रहा है, ये जो बायर है सेलर से सामान खरीद रहा है, तो जो सामान खरीद रहा है उसका तुरंत पेमेंट ना करके क्रेडिट पे खरीद रहा है और बोल रहा है कि मैं 1 महीने में पेमेंट कर दूंगा, तो इसी को कहा जाता है, इसी जो तरीका है इसी को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ट्रेड मतलब व्यापार, क्रेडिट मतलब उधार। जब उधार पे व्यापार किया जाए, बायर को थोड़ा समय दिया जाए कि ठीक है तुम अभी नहीं 1 महीने में पेमेंट कर देना, तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। देखिए लिखा है ट्रेड क्रेडिट क्या है, दिस इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड। ये क्रेडिट एक्सटेंडेड है, यानी ये क्रेडिट दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है। कौन दे रहा है, एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को दे रहा है। ये भी ट्रेडर है व्यापारी, ये भी ट्रेडर है व्यापारी, तो एक जो है ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को दे रहा है कि फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो परचेज कर रहा है इसके लिए ये इसको उधार दे रहा है। ठीक है, बेसिकली उधार किस टर्म में दे रहा है कि तुम ठीक है अभी सामान तो खरीद लो, इसका पेमेंट 1 महीने बाद कर देना। तो ये जो फैसिलिटी सेलर प्रोवाइड कर रहा है ना, इसी को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। समझ में आ गया, ट्रेड क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को क्रेडिट एक्सटेंड कर रहा है, ये इसको कह रहा है, ये सेलर है और ये बायर है, ये इसको कह रहा है कि ठीक है अभी तुम रॉ मटेरियल ले जाओ, गुड्स है सर्विसेज है ले जाओ, 1 महीने में पेमेंट कर देना। तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, परचेज ऑफ सप्लाई, यानी ये जो बायर है सामान खरीद सकता है लेकिन इसके लिए इमीडिएट इसको तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ी मोहलत दी गई है। तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। और एक बात और है, बायर के लिए ट्रेड क्रेडिट क्या होगा, बायर अपने बुक ऑफ अकाउंट में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा। बायर के लिए ये जो सेलर है वो क्या है, वो है क्रेडिटर, इसने इसको क्रेडिट दिया है ना, तो वो क्या है इसके लिए क्रेडिटर। और बायर क्या है, बायर जिसने उधार पे सामान खरीदा है, ये क्या है, डेटर है, ये इसके लिए क्या है, डेटर है, क्योंकि आगे चल के पैसा देगा, डेप्ट लिया इसने। और ये इसके लिए क्या है, क्रेडिटर। बायर के लिए ये सेलर क्या है, क्रेडिटर, इसने इसे क्रेडिट पे सामान दिया है। और बुक ऑफ अकाउंट में इसको, ये जो सेलर है इसको सन्ड्री क्रेडिटर करके रिकॉर्ड किया जाएगा, या अकाउंट पेबल, क्योंकि बायर को पेमेंट करना है ना, तो अकाउंट पेबल के रूप में। ठीक, तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट, ये ट्रेड क्रेडिट है। और एक बात और है, ये जो ट्रेड क्रेडिट है ये एक बहुत अच्छा सोर्स है किसका, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। अगर थोड़े समय के लिए आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ये सोर्स यूज किया जा सकता है, ये बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। ये जो बायर है ये सामान खरीद रहा है सेलर से, तो सेलर ये नहीं कह रहा है कि तुम 1 साल बाद पेमेंट करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप 1 महीने बाद पेमेंट कर देना, 2 महीने बाद किश्तों में पेमेंट कर देना, 2 महीने में। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है।
ये जो सेलर है बायर को इतनी मोहलत दे सकता है कि तुम 1 महीने 2 महीने में किस्तों में करके पैसा दे दो। ठीक, तो इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बहुत अच्छा सोर्स है। और एक बात और है, ये जो सेलर है क्या सबको ट्रेड क्रेडिट देगा? सबको बोलेगा कि सब लोग उधार पे ही सामान खरीद लो? तो सेलर अपना घर कैसे चलाएगा, अपनी दुकान कैसे चलाएगा? तो इसलिए सेलर सबको नहीं दे सकता ट्रेड क्रेडिट। सेलर किस कस्टमर को ट्रेड पे सामान बेच क्रेडिट पे सामान बेच सकता है? केवल उन्हीं बायर्स को जिनका क्या हो, कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग हो, जिनका मार्केट में गुडविल हो। ठीक है, जिन बायर्स का मार्केट में कुछ गुडविल है, जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, केवल उन्हीं को सेलर कह सकता है कि भाई चलिए आपको 1 महीने का समय देते हैं, सामान ले जाओ, रॉ मटेरियल ले जाओ, अपने आप प्रोडक्शन करो और 1 महीने में मेरा पेमेंट कर देना। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट इज ग्रांटेड टू दोज कस्टमर। ये जो ट्रेड क्रेडिट है ग्रांट किया जाता है उन बायर को, उन कस्टमर को जिनके पास कुछ फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। ठीक है, जिनका गुडविल अच्छा है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में, और जो पहले भी अगर पैसा लेके गए हैं, पैसा नहीं मतलब रॉ मटेरियल लेके गए हैं, तो उन्होंने टाइमली पेमेंट कर दिए। तो केवल ऐसे ही कस्टमर्स को, ऐसे ही बायर को ट्रेड क्रेडिट पे दिया जाता है फाइनेंस। ठीक, देखिए मैंने लिखा है वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ क्रेडिट, यानी वॉल्यूम मतलब कितने का सामान दिया जाएगा, ये है बायर, ये है सेलर। ठीक है, सेलर जो है बायर को जो कह लीजिए रॉ मटेरियल एंड गुड्स अगर सेल कर रहा है, क्रेडिट पे सेल कर रहा है, तो कितना सेल करेगा प्लस कितना ड्यूरेशन देगा कि कितने समय में तुम पैसा वापस कर देना, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर क्या है, रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म। ये जो बायर है या जो परचेजिंग फर्म है, इसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है। दूसरा इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो सेलर है इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर सेलर के पास एकदम भी लिक्विडिटी नहीं है, इसके पास लिक्विडिटी नहीं है, तो क्या ये अपने बायर्स को क्रेडिट पे सामान बेचेगा? नहीं बेचेगा। इसको अगर सेलर के पास लिक्विडिटी नहीं है, लिक्विडिटी मतलब कैश में पैसा नहीं है, तो ये क्या बेच पाएगा क्रेडिट पे? नहीं, ये तो बायर से बोलेगा कि तुरंत पेमेंट करो, क्योंकि मेरे पास तो लिक्विडिटी है ही नहीं, मेरे पास कैश नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल है, गुड्स है, सर्विसेज है, पर कैश नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, ट्रेड क्रेडिट केवल वही सेलर दे सकते हैं जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल बैकअप है जिनके पास। ठीक, अगला जो फैक्टर जिस पे ट्रेड क्रेडिट डिपेंड करता है, ट्रेड क्रेडिट का वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन डिपेंड करता है। वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ परचेज। बायर कितना सामान खरीद रहा है। बायर अगर लेस यानी कम सामान खरीद रहा है तो क्या ट्रेड क्रेडिट पे दिया जाएगा? नहीं। बायर अगर बल्क में ज्यादा सामान खरीद रहा है ना, तभी कहा जाता है कि चलिए ज्यादा सामान खरीद रहे हो तो चलो 1 महीने में पेमेंट कर देना। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर हुआ। चौथा फैक्टर क्या है, पास रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, यानी पहले जब बायर को हमने रॉ मटेरियल या सर्विस दी थी तो उसने पिछले बार कितने दिनों में पेमेंट किया था, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। अगर मार्केट में जितने सेलर हैं, ठीक है, मार्केट में जितने सेलर हैं, अगर सब लोग क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो क्या कोई ये जो सेलर S1 है, क्या ये बच सकता है? नहीं। इसको भी मार्केट में कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है, तो ये जो S1 जो सेलर है, इसको भी क्रेडिट पे कस्टमर्स को सामान देना पड़ेगा कि ले जाओ अभी सामान, 1 महीने में पेमेंट कर देना। तो डिग्री ऑफ कंपटीशन भी डिपेंड करता है। ठीक, और एक बात और है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट के जो टर्म एंड कंडीशन है ना, इट वेरीज, ये वेरी करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड पर्सन टू पर्सन। ट्रेड क्रेडिट की जो कंडीशन है, शायद ये जो बायर B1 है इसके लिए अलग होगी, बायर B2 के लिए अलग होगी, बायर B3 के लिए अलग होगी। ठीक है, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग है, सबकी रेपुटेशन अलग है मार्केट में, सबका पास रिकॉर्ड जो है पेमेंट का अलग है, इसलिए सबके लिए टर्म एंड कंडीशन अलग अलग होगी। ठीक है, तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट। अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मेरिट ये है कि इससे क्या होती है, सेल्स बूस्टअप होती है ना। ये सेलर है, शायद इससे अभी तुरंत कैश दे करके सामान खरीदने वाले लोग कम होंगे, लेकिन सेलर अगर क्रेडिट पे सामान बेचे कि अभी ले जाओ 1 महीने में पेमेंट कर देना, तो फिर बायर B1 B2 B3 सब सामान खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है, बिजनेस पर्सन के साथ, कि अभी पैसा कहीं पैसा फंसा हुआ है, बट 1 महीने का समय दे दो तो वहां से पैसा आ जाएगा, फिर हम इनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो वैसी प्रॉब्लम रहती है। तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम में भी सेल्स अगर बढ़ानी है तो ये ट्रेड क्रेडिट एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट हेल्प इन प्रमोटिंग द सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रमोट करने में ट्रेड क्रेडिट बहुत हेल्प करता है। दूसरा जो इसका मेरिट है, ये बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है।
अगर इस बायर की इस सेलर से सेटिंग हो गई और इनकी ट्यूनिंग बैठ गई तो बहुत आसान तरीका है, बहुत कन्वीनियंट और कॉन्टिन्यूअस सोर्स ऑफ फंड है कि इस बायर को जब भी रॉ मटेरियल उठाने होंगे इस सेलर से उठा लेगा, ठीक है, एंड बाद में 1 महीने में पेमेंट कर देगा या 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद पेमेंट कर देगा। तो वही है सेटिंग बैठना, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए, सेटिंग बैठ जाए तो फिर क्या है, ये एक कॉन्टिन्यूअस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फंड है। ठीक। तीसरा जो इसका मेरिट है कि ट्रेड क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, रीडली अवेलेबल होता है, लेकिन किनको, उन्हीं बायर को जिनका मार्केट में गुडविल है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस है और मार्केट में गुडविल है, केवल उन्हीं बायर के लिए बहुत आसानी से ये रीडली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा मेरिट। चौथा मेरिट क्या है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, मैंने बहुत घूस दिया, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि अपना इन्वेंट्री लेवल बढ़ाए, ये जो बायर है ये कोई फर्म है, बाइंग परचेजिंग फर्म है, तो अभी सपोज करिए फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, तो ये बायर चाहता है कि ये अपना इन्वेंट्री लेवल बढ़ा दे, अपने यहाँ पे बहुत सारी इन्वेंट्री कर ले, ठीक है, ताकि आगे चल के जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, सेल्स आगे चल के जो बढ़ने वाली है, अपने यहाँ पे इन्वेंट्री को बढ़ा ले, ताकि जो सेल्स वॉल्यूम लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे तो उसके लिए मैं प्रोडक्शन कर सकूं नियर फ्यूचर में, तो वो जो है ट्रेड क्रेडिट को यूज कर सकता है अपने जो फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, इन्वेंट्री ज्यादा होगी मतलब रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तभी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी सेल ज्यादा होगी, तभी फेस्टिवल के टाइम में जो डिमांड बढ़ जाती है, खूब शॉपिंग लोग करते हैं ना, तो वो डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेड क्रेडिट एक बहुत अच्छा तरीका है कि बायर बल्क में रॉ मटेरियल खरीद सकता है। ठीक है, अगला और आखिरी जो मेरिट है ट्रेड क्रेडिट का वो ये है कि यहाँ पे कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता। ठीक है, आप लोन लेंगे तो आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है, बट ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, देयर इज नो नीड टू मॉर्गेज एनी फिक्स एसेट, किसी फिक्स एसेट को मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं है, बायर को अपने कोई फिक्स एसेट मॉर्गेज नहीं करने पड़ेंगे ट्रेड क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो ये हो गए इसके 5 एडवांटेजेस मेरिट्स। आगे बात करते हैं लिमिटेशन की, क्या कमी है ट्रेड क्रेडिट में। तो सबसे पहली कमी तो ये है कि ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड इज जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट, यानी ट्रेड क्रेडिट से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड ही जनरेट किया जा सकता है। सपोज करिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फैक्ट्री है, इसको एक दूसरी फैक्ट्री, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, परचेजिंग फर्म है, इसको एक दूसरी फैक्ट्री डालनी है, तो क्या वो ट्रेड क्रेडिट से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी? नहीं, उसको लोन लेना पड़ेगा। ट्रेड क्रेडिट केवल रॉ मटेरियल एंड सर्विसेज परचेज करना है तो वो आपको उधार पे थोड़ा समय दे देगा कि अभी मत पेमेंट करो, 1 महीने बाद पेमेंट कर लो, तो उधार पे वो खरीद सकते हैं। बट अगर किस ऑर्गेनाइजेशन को कोई जमीन खरीदनी है, ठीक है, कोई जमीन खरीदनी है, कोई दूसरी फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, या सपोज करिए फंड की रिक्वायरमेंट है कि इंप्लॉयज को सैलरी देनी है, तो वहां पे ट्रेड क्रेडिट काम नहीं आता, तो केवल एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड चाहिए तो ट्रेड क्रेडिट हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका पहला लिमिटेशन हुआ। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि ट्रेड क्रेडिट में क्या होता है, बायर को इजीली सामान अवेलेबल जाता है सेलर से, सेलर जो है वो इजीली बायर को रॉ मटेरियल वगैरह दे देता है और कहता है कि 1 महीने में पेमेंट कर देना। ठीक है, तो उस केस में अगर बायर, ये जो बिजनेसमैन है, बायर जो बिजनेसमैन है जो खरीद रहा है, वो अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है, देखो रिस्क तो है बिजनेस में, बट हमें रिस्क क्या करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो अगर ये कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेता है ना, तो ये जो बायर है ये ओवर ट्रेडिंग में भी पड़ सकता है। ओवर ट्रेडिंग मतलब बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया और इतना आप प्रोडक्शन भी नहीं कर पा रहे, और रॉ मटेरियल आपने ज्यादा खरीद लिया तो उसका पेमेंट भी तो करना है, वो जो कच्चा माल आपने खरीदा है उसका पेमेंट भी तो करना है। तो ये एक लिमिटेशन है ट्रेड क्रेडिट की कि आपको मोहलत मिल रही है कि आप 1 महीने में पेमेंट कर लीजिए, तो उस केस में क्या होता है, अगर बायर जो है समझदार नहीं है तो वो ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज हो सकता है, यानी ज्यादा सामान खरीद ले और उसका पेमेंट 1 महीने में न कर पाए, क्योंकि यहाँ पे जो फंड है वो इजिली अवेलेबल होता है, आपको इजिली ट्रेड क्रेडिट पे सामान दे देगा तो आप ज्यादा सामान खरीद लेते हैं। और ये एकदम सेम केस हमारे साथ नहीं होता। अगर वो जो क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट, इसीलिए खैर मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है नहीं, बट ये जो क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो यही चीज तो है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, आपको 1 महीने की मोहलत मिल जाती है कि आप पेमेंट कर दीजिएगा, तो हम क्या होता है, इंडल्ज हो जाते हैं ओवर ट्रेडिंग में, यानी जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन चीजों को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि 1 महीने का तो समय है। तो सेम केस बायर के साथ भी होता है कभी कभार कि क्योंकि 1 महीने का समय है उसमें पेमेंट कर सकता है, तो वो ओवर ट्रेडिंग में इंडल्ज हो सकता है। ठीक है, कि अभी ना करके
अभी ओवर ट्रेडिंग मतलब अभी पेमेंट नहीं करनी है, 1 महीने बाद करनी है, तो जिसकी जरूरत नहीं है, जितने रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है वो भी खरीद लेगा। और फिर इससे क्या होगा, ट्रेडर का फालतू में उस पे क्या हो जाएगा, डेप्ट आ जाएगा ना, उधारी आ जाएगी, ठीक है, और रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये एक लिमिटेशन है, राइट। तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये एक बार देख लीजिए, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब दिसंबर, आज 1 दिसंबर है, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर आ गया है, 2024 भी अब फिनिश होने जा रहा है, एक ही महीने बाकी है। दिसंबर 2024 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। 25 सब्जेक्ट में आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। चैनल मेरे दोनों सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया अभी तक, एंड प्लीज वीडियो को लाइक किया करिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताया करिए कि ये लेक्चर कैसा था, आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, कुछ कंसल्टेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड नोट चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हमने ये 2 टॉपिक पढ़े हैं, अगले लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।